बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेसिकली अगर हम लोग एचसीवी के अकॉर्डिंग देखें तो एचसीवी का जो फर्स्ट चैप्टर है जो बोले थे उसका ये आखिरी टॉपिक होगा। जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसका आखिरी टॉपिक होगा। अच्छा, सबसे पहले हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार और जान जाते हैं। बेसिकली हम लोग अलग अलग के शेप के चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमको क्या जान लेना है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितने टाइप से चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे दे सकते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1-2 बार पढ़ चुके हैं। हम एक बार बताए भी थे कि जैसे हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं वैसे ही क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब हम लोग क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर भी बताए थे, अभी भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जो होगा एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस के पहले क्या पढ़ना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक होगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम लोग चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे अगर इसका एक इजी सा एग्जांपल लेकर के बताएं तो एज्यूम कर लो कि अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रॉड है, थिन रॉड है, यानी कि उसके पास सिर्फ क्या है, लेंथ है। ठीक है, अब मान लो हमको चार्ज दिया है, कोई क्यू चार्ज दे दिया, बोला है इस रॉड पे दे दीजिए। तो जो टोटल चार्ज क्यू होगा वो क्या होगा, इस पे जाएगा, और इसके पास सिर्फ क्या है, लेंथ है। तो जो टोटल चार्ज होगा वो इसके कहाँ पे जाएगा, इसके लेंथ पे जाएगा, और कोई डायमेंशन ही नहीं बचता है तो और कहीं जाएगा ही नहीं। सिमिलर क्या होगा, एज्यूम कर लो किसी दूसरे बच्चे के पास एक क्या है, एक सीट है। सीट मतलब क्या है, उसके पास एरिया है। अब यहाँ पे चार्ज को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसके पास क्या है, एरिया है, तो इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे ही मान लो कि हमारे पास क्या है, किसी और शेप का 3D शेप का ऑब्जेक्ट है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हमको चार्ज देना होगा तो चार्ज कहाँ पे जाएगा, इसके वॉल्यूम पे जाएगा। अंदर भी होगा बाहर भी होगा, क्यूब होगा तो उसके कहाँ पे जाएगा, उसके वॉल्यूम पे जाएगा। यानी कि जो चार्ज है वो कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसके शेप के अकॉर्डिंग, यानी 3 टाइप से। एक क्या होगा, लीनियर चार्ज, एक क्या होगा, सरफेस चार्ज, या इसको क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज, और एक क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, इसको 1D में चार्ज बोल सकते हैं, एक डायमेंशन में है, यहाँ पे 2D में होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D में होगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे निकालेंगे हम लोग चार्ज को, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहला जो होगा वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले हम लिखेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे 1D में, वो सबसे पहले क्या हो गया, केस नंबर 1। टॉपिक का नाम क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, लैम्डा से। ये याद रखना, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे लिखा जाता है, लैम्डा से लिखा जाता है। होता क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। एज्यूम कर लो हमारे पास एक चार्ज है Q, जो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रॉड पे, जिसका लेंथ कितना है, N। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको कैसे लिख सकते हैं, लेम्डा से। तो लेम्डा क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो लेम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई N। अगर ये बताओ, इसी पे थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, एक रॉड है, इस पे इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना दिया है, लेम्डा। लेम्डा का मतलब क्या हुआ, लेम्डा का मतलब क्या हुआ कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज दिया है हमको लेम्डा। तो अगर हमसे पूछता है कि मान लो इसका लेंथ क्या है, यहां से एक रॉड सेलेक्ट करते हैं जिसका लेंथ कितना है, L1, तो वहां पे चार्ज लिख सकते हैं
Q1 कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ पे कितना है लेमडा, और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना हो जाएगा L1, यानी चार्ज Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा लेमडा इंटू क्या L1। ये किस केस में होगा, जब हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर है बात। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म के केस में होगा तो कैसे करेंगे, एक के लिए देख सकते हैं, बाकी सब वैसे ही बनेगा। अगर मान लो हमको दिया हुआ है, यहां से दिया हुआ है कि एज्यूम कर लो क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ लेमडा ऑफ ए रॉड इज 2x कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, जहां पे x क्या हो गया, x उसका लेंथ हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन 1 मीटर या 2 मीटर, जो भी लिखना है, चलो 2 मीटर रॉड। अगर एक रॉड का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है 2x कूलम्ब पर मीटर, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे 2 मीटर रॉड पे कितना चार्ज होगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा, कर लो, यहीं से आ जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या दिया हमको, लेमडा दिया। लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना है 2x कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होगा, अगर चार्ज लिखना है तो एज्यूम कर लो हमको छोटा सा चार्ज लिखना है dq। लेट अस एज्यूम दैट कि ये जो रॉड है यहां पे क्या है, एक छोटा सा लेंथ है, कितना लेंथ है, ये छोटा सा लेंथ है क्या dx। ये टोटल बड़ा लेंथ था जिसपे हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया होता है लेमडा। अब यहाँ पे हम छोटा सा एक लेंथ कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, छोटा सा एक लेंथ कंसीडर कर लेते हैं dx का। अरे एज्यूम कर लो कि ये क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ा रॉड है, इस रॉड पे जो चार्ज है वो कैसे चेंज हो रहा है, जिस इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है 2x कूलम्ब पर मीटर। तो हमसे क्या पूछा है कि मान लो इसके 1 मीटर लेंथ पे, यहाँ पे 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहले क्या किए हमने, क्या एक छोटा सा स्ट्रिप या छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लिए, कितना लेंथ dx, और एज्यूम कर लो कि इस dx लेंथ पे कितना चार्ज है dq। अब ये चार्ज जो है वेरिएबल है, लेंथ के साथ चेंज होगा, लेकिन अगर लेंथ बहुत छोटा लेंगे तो चार्ज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग चार्ज को लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिखेंगे, चार्ज कैसे हो जाएगा, नाउ लेमडा क्या होता है q/l, यानी कि जो लेमडा का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा dq डिवाइडेड बाई कितना dx। तो यहां से dq का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, dq का वैल्यू कितना हो जाएगा लेमडा इंटू क्या हो जाएगा dx। क्लियर है बात, यानी कि dq का वैल्यू हमको निकालना है, चार्ज कितना होगा, और लेमडा का वैल्यू कितना दिया है 2x इंटू क्या हो जाएगा dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कितना मीटर तक, 2 मीटर तक। यूनिट क्या लग गया 2 मीटर, लिमिट लग गया 0 से लेकर कितना मीटर 2 मीटर। तो dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, q बाहर निकाल लेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 तक, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना 0, यानी कि q कितना हो जाएगा 4 कूलम। यानी कि जो 2 मीटर पे 2 मीटर का वहां पे अगर रॉड सेलेक्ट करते हैं तो उस पे चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा 4 कूलम। कैसे कैलकुलेट किए, यहां से। क्लियर है बात, यानी कि अगर सिर्फ हमारे पास क्या होगा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लेमडा को क्या लिखेंगे q/l, तो q क्या हो जाएगा लेमडा इंटू l। लेमडा दिया हुआ है और जितना लेंथ है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहां पे कैसे लिखेंगे, जो दिया है लेमडा उसका लेमडा का वैल्यू रखो, लेमडा क्या होता है q/l। अब यहाँ पे क्या करो, एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर दो या लेंथ कंसीडर कर दो dx, लेंथ बहुत छोटा होगा तो लेमडा का वैल्यू लोगों क्या होगा कांस्टेंट होगा, या डी चार्ज का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, तो q कितना हो जाएगा, लेमडा कितना हो जाएगा dq बाई कितना x, तो dq कितना हो जाएगा लेमडा इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जितना हमको निकालना होगा, और निकालना कहां से कहां तक है 0 से लेकर के 2 मीटर तक, तो 0 से लेकर के 2 मीटर तक इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वहां से हम लोग चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, चलो देखो इसको, ये क्या हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट कैसे करते हैं लेमडा से। क्लियर है बात, होगा क्या, यानी कि रॉड है और उस पे हम लोग ये कोई भी एक वायर होगा जिसके पास सिर्फ लेंथ होगा उस पे चार्ज देंगे। रफ कर दें,
इसके बाद जो सेकंड केस है, इसके बाद जो हमारा अगला केस आएगा, अगला केस क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली लिखना है, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्या है कि एज्यूम कर लो हमारे पास एक सरफेस है जिसका एरिया कुछ दिया हुआ है ए, और इस पे चार्ज कितना है क्यू, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट, क्या वहां पे लेंथ हो रहा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई ए। अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए, यानी कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, छोटा चार्ज लिखना होगा डी क्यू, और डिवाइडेड बाई कितना एरिया, छोटा से एरिया डी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमको डी क्यू निकालना है तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू क्या, डी ए। जितना एरिया पे होगा उतना लिमिट लगा लेंगे तो हमारा चार्ज निकल जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए इंटीग्रेशन, और क्या हो जाएगा, कूलम चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे सिग्मा पे अगर नॉन यूनिफॉर्म का दिया होगा तो सिग्मा का कुछ वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर बात। ये बता चुके हैं पहले, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। क्लियर बात, मिटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। तीसरा केस फिर वही चीज, अगला केस क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे रो से। यानी एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है और इस पे पूरा चार्ज है कितना, क्यू, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर रो निकालना होगा तो रो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चार्ज कितना दिया है क्यू, और इसका वॉल्यूम कितना है वी। इसको क्या लिख दो, इसको रो लिख दो। अगर यूनिफॉर्म होगा तो क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर किसी भी जैसे हमको चार्ज निकालना होगा जितना वॉल्यूम पे, तो क्या लिख देंगे, रो इंटू वी, फॉर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, बताइए, नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ से, रो इज इक्वल टू क्या होगा, छोटा सा चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, डीवी। जैसे वैसे वहां पे लिखते हैं तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू कितना, डीवी। दोनों साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रो इंटू कितना, डीवी। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू डीवी। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इस चार्ज को निकाल सकते हैं, कौन सा हुआ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। क्लियर है बात, बन जाएगा। इस पे एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन, जो आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लो, खुद से अटेम्प्ट भी कर देना, इजी क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर मैसेज कर देना, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है, डाउट है कि हाँ कि सर गड़बड़ है, हो सकता है कि आंसर गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार पूछ लेना, ठीक है, हम बता देंगे। क्लियर, इतना रफ करें इसको। यहाँ पे एज्यूम कर लो क्वेश्चन है, इफ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज फाउंड इन 2 mm³ 2 millimeter वॉल्यूम
ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। एक हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, उसके 2 mm³ वॉल्यूम पे कितना चार्ज पाया गया है, 10 माइक्रोकूलम। तो क्या बोला है, देन फाइंड द चार्ज ऑन, कितना लिखे, 12 mm³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। निकाल सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये बना लेना। एक और क्वेश्चन दे देते हैं कि इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए शीट इज गिवन बाय 2/x स्क्वायर, नहीं थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलो 2x स्क्वायर क्या कूलम पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड चार्ज ऑन ए शीट ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या दिया है कि एक कोई शीट है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, 2x स्क्वायर कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या बताना है, एक हमारे पास शीट है जिसका एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे हमको चार्ज बताना है कि वहां पे कितना चार्ज होगा। ये 2 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो खुद से, अटेम्प्ट करो खुद से। 99.99% चांस से बनेगा। अगर 1% 0.1% चांस है कि नहीं बनता है तो आप पूछो, मैसेज करो अगले लेक्चर में, या तो अगले लेक्चर में बता देंगे। अगर कुछ कम लोगों का होगा तो उसी टाइम व्हाट्सएप पे ही बता देंगे। क्लियर है बात? इसको रफ कर लें, अब शुरू होता है हम लोगों का आज का लेक्चर। लेक्चर क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम लोग क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज हम लोग सीखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट के लिए या अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग कैसे, या सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और इस पे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसको बहुत सारा क्वेश्चन इसका है, हमारे असाइनमेंट में भी है और एससीबी में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो नाम सजेस्ट कर रहा है, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल। पोटेंशियल का मतलब समझते हैं हम लोग, पोटेंशियल, और सरफेस यानी कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्लियर है बात? इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस, ऐसा फेस, ऐसा इंटरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो या सेम हो, यूनिफॉर्म हो। तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्लियर है बात? चलिए लिखते हैं डिफिनीशन इसका। द surface in which potential is uniform, या फिर क्या लिख सकते हो, सेम, इक्वल। The surface in which potential is uniform or equal everywhere is called इक्विपोटेंशियल क्लियर बात? ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड
एवरी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। जैसे कि मान लो ऐसा एक सरफेस है, किसी भी शेप का हो सकता है, यहाँ का पोटेंशियल अगर v है, इस पॉइंट का ही पोटेंशियल v है, इस पॉइंट का ही पोटेंशियल v है, यानी कि यहाँ पे जितना पॉइंट है सबका पोटेंशियल क्या है, v है। तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसा भी कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल v है, इसका पोटेंशियल v है, यानी कि इस स्फीयर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर v होगा तो इस सरफेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनीशन क्या होता है कि ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल होगा, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्लियर बात, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। डन। अब थोड़ा हम लोग ड्रॉ करते हैं कि अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले आता है पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या ड्रॉ करेंगे, एग्जाम्पल लेकर के लिख पढ़ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1 क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसके लिए, फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लो कि यहां पे क्या है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। अब इस पॉइंट चार्ज Q के लिए हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, यानी कि इसके लिए हम लोग कैसा सरफेस ड्रॉ करें, इस चार्ज के लिए कैसा सरफेस ड्रॉ करें, या इस चार्ज को कैसे सरफेस से हम लोग कवर करें, ढके, कि उस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। क्लियर बात, कैसे निकालेंगे, तो ये बताओ, हम लोग पढ़े हुए हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू लिखने आता है हमको, क्या होता है बाबू, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है, R। यानी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा के क्यू डिवाइडेड बाई R। अभी का बात करें, हमको क्या रखना है, इस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है, यानी कि इक्वल रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज कांस्टेंट होगा, के का वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट सबको पता है। चार्ज, अगर जो हम चार्ज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं तो चार्ज क्यू का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि अगर ऐसा हम लोग सरफेस एज्यूम करें कि जिसका आर कांस्टेंट हो, जिस सरफेस का ऐसा सरफेस हम लोग कंसीडर करें जिसके किसी भी पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस जो क्या है, कांस्टेंट रहे, तो उस सरफेस पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। क्लियर बात, तो हमको क्या निकालना है, हमको आर कांस्टेंट करना है, आर कांस्टेंट करना है। ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसे शेप का ऑब्जेक्ट लेना है जिसका इस चार्ज से आर का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट रहे। तो क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ये बताओ, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे एक हम लोग हॉलो एस्फीयर कंसीडर कर लें, एस्फीयर कंसीडर कर लें, तो एस्फीयर के इस पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस अगर आर है, तो इस पॉइंट से चार्ज, इस सरफेस से चार्ज का डिस्टेंस भी क्या होगा, आर होगा। इस पॉइंट से भी चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। यानी कि एस्फीयर कि अगर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो स्फीयर के हर एक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है, आर होता है। क्लियर बात, यानी कि इसके लिए अगर हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो स्फीयर पे क्या होगा, स्फीयर के लिए के कांस्टेंट ही था, क्यू कांस्टेंट ही था, और स्फीयर के हर एक पॉइंट से जो Q का डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा R होगा। यानी कि जो पोटेंशियल है इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर बात, क्लियर हुआ। यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, स्फीयर होगा। अब क्या एक ही स्फीयर होगा, अरे एज्यूम कर लो इसका पोटेंशियल V हुआ या V1 हुआ,
एक और क्या करो, एक और स्फीयर ड्रॉ कर लो यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर स्फीयर पे इसका डिस्टेंस मान लो r1 है, तो इस पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना होगा r1, इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा r1, इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा r1। यानी कि ये क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर पोटेंशियल का सरफेस मिलेगा, ये क्या होगा एक दूसरे पोटेंशियल का सरफेस मिलेगा, लेकिन ये वाला भी क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इसके भी ईच एंड अभी इसके भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को एज्यूम करें, इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट को एज्यूम करें, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनता है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनता है, जिसके सेंटर पे क्या हो चार्ज हमारा Q रखा हुआ। बात समझ में आया। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब पोटेंशियल कांस्टेंट करना है, पहले पॉइंट चार्ज के लिए देख रहे हैं, तो V कितना होता है KQ डिवाइडेड बाई R। KQ तो कांस्टेंट है, अगर R कांस्टेंट होगा तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। और R कब कांस्टेंट होगा, जब ये क्या होगा स्फीयर रहेगा। तो हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो क्या बनता है कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो क्या होगा फॉर पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक क्या होगा स्फीयर रहेगा, इसके लिए मान लो इसका V1 हो गया, इसका V2 हो गया, इसका V3 हो गया। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर है बात। आगे बढ़े। इसके बाद क्या आता है, अगर मान लो इसको लॉक कर दें, लॉक कर दें। इसके बाद क्या पढ़ना है, अगर हम क्या लेते हैं कि मान लो लीनियर चार्ज हो, अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, एग्जांपल क्या हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज। लाइन चार्ज लिखो या लीनियर चार्ज, यानी एज्यूम कर लो कि हमारे पास ऐसा एक रॉड होगा, इस पे क्या है, इस पे ऐसे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है कि ऐसा सरफेस लेना है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाए पोटेंशियल सेम हो जाए। देखो इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़े नहीं है, इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट किए हैं लेकिन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी बता देते हैं, आगे चल के हम प्रूफ करके दिखाएंगे आप लोगों को कि बेसिकली इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा। तो इसके लिए जो होता है लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, सिलेंडर बनता है, और कंसेंट्रिक सिलेंडर बन सकता है। जैसे वहां पे हमारा कंसेंट्रिक स्फीयर बना था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कंसेंट्रिक सिलेंडर बन जाएगा। तो क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज आर कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। क्या बनेगा कंसेंट्रिक सिलेंडर बनेगा। क्लियर है बात। अभी एक दो जो एग्जांपल देंगे उसको आप लोग बस याद भी रख सकते हो कि इसके लिए यहाँ कंसेंट्रिक सिलेंडर होगा, फिर हम अभी बताएंगे कि सीट के लिए क्या होगा या सॉलिड स्फीयर के लिए किसी भी स्फीयर के लिए क्या होगा, ये सबको प्रूफ करना है। अभी हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल नहीं निकाले हैं, हम लोग गॉस लॉ में सबको पढ़ेंगे। क्लियर है, इसका फील्ड भी पढ़ेंगे, इसका पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, सबको। इसका तो फील्ड निकाले थे हम लोग कूलॉम्स लॉ करके यूज करके। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, ये याद कर सकते हैं अभी। अगर हमको क्या पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सरफेस चार्ज या सीट, सरफेस चार्ज यानी कि सीट के लिए, या यहाँ पे क्या लिख दो सीट कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है एक ऐसा सीट है, ऐसा एक पेज हो जाए, कोई भी एक ऐसा पेज हो जाए, एक पेज कैलकुलेट कर लो या एज्यूम कर लो कि हमारे पास पेज है। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लो कि ये हमारे पास एक पेज है। अब इसको कवर करना है, तो इसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, इधर भी एक सीट लगाएंगे और एक इधर भी सीट लगाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो सीट बनता है, या फिर एक छोटा सा सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं स्पेशल केस में। जब हम गॉस लॉ प्रूफ करेंगे, गॉस लॉ का यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ करेंगे सीट के लिए, तो वहां पे हम लोग जानेंगे।
ठीक है, वहां पे बता भी सकते हैं आप लोगों को। अभी रहने दो, अभी एज्यूम कर लो कि क्या होता है आर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ प्लेन शीट, क्या होगा इसके लिए शीट ही होगा, प्लेन शीट। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा इसके लिए, प्लेन शीट होगा, प्लेन शीट। क्लियर है बात। इसके बाद एक और क्या बचता है, इसके बाद बचता है स्फीयर के लिए। अगर मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, ऐसे सॉलिड या कुछ भी हो सकता है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये बाहर के पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए भी हमारा अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो इसके लिए भी क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा हमारा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। देखो बेसिकली ये दोनों हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसीलिए ज्यादा फील नहीं हो रहा है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो फील होगा। अभी के लिए तुम तत्काल याद कर लो कि अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर होगा या कोई भी एक हॉलो स्फीयर भी अगर स्फीयर होगा तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो भी क्या बनता है, कंसेंट्रिक स्फीयर। काहे कि स्फीयर के बाहर के पॉइंट के लिए जो स्फीयर होता है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्लियर बात, रफ कर दे। अब एक क्वेश्चन आता है यहां पे, अगला हम लोग को ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो किसके लिए ड्रॉ करना है, अगला हमको ड्रॉ करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पे लिख दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा। कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, हम लोग पढ़े थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेज एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डजंट चेंज। यानी कि ये बताओ अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल बोले v है तो इस पॉइंट का ही पोटेंशियल कितना होगा v, इसका पोटेंशियल कितना होगा v। यानी कि इस लाइन पे अगर कैसा भी हम लोग सरफेस एज्यूम करें, यहाँ पे कितना भी प्लेन एज्यूम करें, एज्यूम करो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि एज्यूम करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल के ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक प्लेन रखते हैं, एक प्लेन जो क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल v, इसका ही पोटेंशियल v, इसका ही पोटेंशियल v, इसका ही पोटेंशियल v, यानी कि सारे का पोटेंशियल क्या रहेगा, v रहेगा। यानी कि इसके लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन होगा। ये हो गया हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या बन गया, ये हमारा हुआ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर एज्यूम कर लो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस में प्लेन्स होंगे। ठीक है। अब तुम एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा या लिख करके बताइएगा, अगले क्लास में बताएंगे उसको, कि एज्यूम करो कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंक्रीजिंग, तो उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा और कैसे चेंज होगा, क्या इक्वी स्पेस्ड होगा कि कुछ चेंज होगा। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिक्रीजिंग है, यानी कि पोजीशन के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा। क्लियर है। और एक आखिरी सरफेस होगा या आखिरी सिस्टम होगा जिसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। आप लोग सोचो, जब हम प्रॉपर्टी बता देते हैं तो क्लास के आखिरी में या इस लेक्चर के आखिरी में बताएंगे किसके लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस
इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। यानी कि हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज, ये एक सिस्टम है। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा और कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्लियर है? ये अज्यूम कर सकते हो तुम लोग। तब तक सोचो, अभी सोचो, जब लेक्चर कंप्लीट होगा तब हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके सिखाएंगे। तो ये क्या हुआ कि हम लोग डिफरेंट, सबसे पहले क्या पढ़े कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। लाइन चार्ज के लिए क्या होगा, कंसेंट्रिक सिलेंडर। सीट के लिए क्या होगा, एक सीट ही होगा कवर करता हुआ। अगर स्फीयर लेंगे तो उसके लिए भी क्या होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर होगा। उसके बाद हम लोग क्या सीखे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन होगा। हम क्या पूछे आप लोगों से, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक बार इंक्रीजिंग ले लो और एक बार क्या ले लो, डिक्रीजिंग ले लो, तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू क्या होगा, या इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं। अभी क्या हम लोग को पढ़ना है कि डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। सोचिए आप लोग, ये ड्रॉ होगा, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तब समझ में आएगा कि बेसिकली ड्रॉ कैसे किए। अभी तुम लोग क्या करोगे, याद कर लोगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। पढ़ना कि हम लोग का अगला टॉपिक क्या होगा, जो अगला टॉपिक है वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या क्या होगी बताइए। ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो क्या लिखेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि जो होता है क्या, चेंज इन पोटेंशियल, एकदम इजी सा बात है, चेंज इन पोटेंशियल एट एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल change in potential at any 2 point on equipotenशियल सरफेस इज क्या, जीरो। यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अरे एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये पॉइंट है ए, इसका पोटेंशियल है वी, ये पॉइंट क्या हो गया बी, इसका ही पोटेंशियल है वी, तो चेंजिंग पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। ऑब्वियस ही बात है, दो पॉइंट है यानी एक सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चेंज इन पोटेंशियल होगा ऑन एनी टू पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। क्लियर बात, आगे चलते हैं। अगला क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, work done to move a charge from any point on equipotential surface by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया बात, इज ऑलवेज जीरो। कैसे जीरो होगा जी बताइए, यानी कि वर्क डन
to move a charge from any point on equipotential surface by electrostatic force is always zero। यानी कि क्या है, बात समझो कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया बी। अब यहाँ से एक चार्ज को यहाँ से कहाँ मूव करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है, इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा है। तो हमको ये बताना है कि जो वर्क डन होगा वो हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू इंटू डी वी। अभी हम लोग पढ़े हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या हो जाएगा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट है तो इसका डीवी कितना होगा, जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए क्या पढ़े हम लोग कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या डायरेक्ट बोलो बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इज ऑलवेज क्या होगा, जीरो। क्लियर बात, क्लियर है, रफ कर दें। चलो अगला क्या होगा, अगला हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे बुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला है कि हमको ये बताना है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो किसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ऐसा क्यों हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तुम लोग देख भी सकते हो। एज्यूम करके देखो, हम लोग क्या लिखे थे, हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे लिखे थे, ऐसे ड्रॉ किए थे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। अभी बताओ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने आता है, कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड। अब देखो तो यहाँ पे इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर है। लाइन चार्ज के लिए भी देखो, ध्यान से समझना बात को। लाइन चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या ड्रॉ किए थे, सिलेंडर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, ऐसे ही होता है, इनफाइनाइट हो तो अभी क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ऐसा क्यों होता है, प्रूफ बताओ इसका, कैसे होगा। अच्छा ये बताओ, हम लोग जानते हैं अगर इसका प्रूफ जानना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, ध्यान से समझना बात को, वी नो दैट कि डीवी बराबर कितना होता है, माइनस ई और डॉट कितना, डी आर। डीवी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डीवी का वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा, ई और डॉट कितना हो गया, डी आर। अब ये बताओ यहाँ पे अगर ई डॉट डी आर का वैल्यू जीरो है तो क्या हो सकता है, या तो क्या जीरो हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा नहीं, अगर हम लोग स्ट्रेट खींच रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, या फिर क्या हो, ये जो ई और डी आर है ये दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि इस केस में अगर मान लो ये डी आर हम लोग थोड़ा सा नीचे इसे डिस्प्लेस किए डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कि दोनों का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। तभी क्या होगा, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर बात, समझ में आया, आगे बढ़े। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
यहां से हम लोग एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर। क्या लिखेंगे हम लोग? अगली प्रॉपर्टी होगी, अगली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या लिखेंगे? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर। जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो एक दूसरे को कट नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है? काहे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेगा? इसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए। तो क्या होगा बुआ? देखो यहाँ पे कि एज्यूम कर लो क्या है, हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा एक सरफेस है। एक एज्यूम कर लो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? कट कर दिया। अब ये बताओ, अगर जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पे हम लोग कितना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? अगर उस पर परपेंडिकुलर लेना है तो एक क्या हो जाएगा? ई वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसे, क्लियर है? और एक क्या हो जाएगा? ये जो नीचे वाला सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ऐसे। जो नीचे वाला सरफेस ऐसे है, एक सरफेस हम लोग ऐसे लिए हैं, ये सीधा सरफेस, और एक ऐसे ये वाला सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा? एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा और एक नीचे वाले के परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन होगा? दो डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर दो डायरेक्शन होगा, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करता है। क्लियर बात? ये चार हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस की। हम लोग पढ़े क्या क्या आज? कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? लाइन चार्ज के लिए क्या होगा? शीट के लिए क्या होगा? अगर स्फीयर दिया हो, स्फीयर के लिए क्या होगा? स्फेरिकल चार्ज हो उसके लिए क्या होगा? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? उसके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए क्या होगा? और जो आखिरी वाला दिए थे आप लोगों को कि डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। अब देखो यहां की प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग किसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ होगा? चलो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहां पे एक डाइपोल है, ये प्लस क्यू, सॉरी ये माइनस क्यू, और ये क्या बन गया? इधर बन गया प्लस क्यू। डाइपोल हो गए दोनों के बीच का डिस्टेंस। हमको क्या बताना है? इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करो? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस फील होगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। तो ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग निकाले थे माइनस और प्लस चार्ज के सिस्टम के लिए। यहाँ पे ये जाएगा, ये खत्म, ये नेगेटिव, ओ सॉरी डायरेक्शन उल्टा हो गया। अरे हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट करता है? पॉजिटिव से, और कहाँ पे खत्म होता है? नेगेटिव पे। तो ये जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और ऊपर बनाएंगे तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। फिर क्या होगा? अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से ऐसे निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे आकर के खत्म होगा। फिर यहाँ पे ऐसे आके खत्म होगा, और यहाँ से क्या हो गया? ऐसे निकलेगा। यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या करना होगा? अगर हम ऐसा सरफेस ड्रॉ करें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे देखो, अगर यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करें, समझो ध्यान से, अगर यहाँ पे एक सीधा लाइन हम लोग ड्रॉ करें, चलो डॉटेड ही ड्रॉ कर देते हैं, या ब्लू पेन से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो कर्व बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमको क्या बनाना होगा? यहाँ पे कर्व बनाना होगा, यहाँ पे भी क्या बनाना होगा? ऐसे कर्व बनाना होगा, और बाकी उसके बाद क्या बनते जाएगा? उसके बाद ऐसे ही कर्व बनते जाएगा।
अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगा। अगर मिटाना चाहते हो, अलग बनाना चाहते हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? डाइपोल के लिए ये माइनस क्यू चार्ज, ये क्या हो गया प्लस क्यू चार्ज, पहले क्या बनेगा ऐसे, फिर क्या बनेगा ऐसे, ऐसे होता जाएगा। बाद में ये एक छोटा सा रिंग बना देना, यहाँ पे भी छोटा सा रिंग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके लिए? डाइपोल के लिए। क्लियर है? तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्लीट हुआ। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, डिफिनीशन पढ़ना था। अलग अलग चार्ज के लिए या सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, बाकी सबका ड्रॉ हो गया। एक दो जो है जैसे सीट है और स्फीयर है, उसके लिए आप लोग याद रखो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए एससीबी का ही क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। अब करते हैं तो दिया क्या है, एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है। यहाँ पे एक रीजन है, मान लो डिस्टेंस है x ये y, और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो कितना दिया है, ये 10 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 30 वोल्ट, ये कितना हो गया 40 वोल्ट। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कहाँ पे है 10 सेंटीमीटर पे, इसका पोजीशन कितना है 20 सेंटीमीटर, इसका पोजीशन कितना है 30 सेंटीमीटर, इसका पोजीशन कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला एंगल दिया है कि ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, ये सारा एंगल कितना है 30 डिग्री। तो क्या बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। चलिए निकालिए, क्या बोला हुआ है कि ऐसा हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट ऐसे है, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, और ये दिया है ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर ऐसे आगे जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, निकालो जल्दी, सोचो जल्दी। बन गया? देखो निकालेंगे कैसे, देखो है क्या, एज्यूम से करके देखो कि ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये बताओ यहाँ पे अगर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस सरफेस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी भी सरफेस पे, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये दिख रहा है कि नीचे वाला जो हमारा डायरेक्शन, नीचे वाला डिस्टेंस ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है ये 20 है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं जो क्या हो गया परपेंडिकुलर होगा, ये वाला ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो क्या होगा हमेशा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा। ध्यान से देख समझते रहना बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हैं। अब क्या ले लो, अब यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो, कितना dr, तो क्या लिखेंगे वी नो दैट कि dv बराबर कितना होता है माइनस ई डॉट कितना dr। क्लियर है, क्लियर है। अब dv क्या लिखेंगे, ये देखो dv इज इक्वल टू माइनस ई और dr इंटू कितना cos 0, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखे हैं dr भी लिखे हैं, तो e और dr के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि dv का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू कितना हो जाएगा dr। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है, dv फाइनल से इनिशियल यानी कि 20 से कितना 10, यानी 20 वोल्ट से कहा जा रहा है 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, r कितना हो जाएगा ये वाला लेंथ नहीं पता है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर निकल जाएगा। डीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी यानी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस कितना 20 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना डी आर। डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा -10 बराबर कितना माइनस ई इंटू डी आर का इंटीग्रेशन कितना आर, और आर क्या हो गया ये वाला लेंथ। अब ध्यान से देखो आर कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 ले लो। ये देखो ये एंगल ये लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 60 डिग्री, अरे 30 है 90 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब जिस एक्सिस का हम लोग जिस एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लेते हैं, जिस एंगल के लॉन्ग, उधर क्या आता है cos थीटा, यानी कि ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 10 cos 60, यानी कि आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखें तो आर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, आर का वैल्यू हो जाएगा ई इंटू कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 के पावर -2 इंटू कितना cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, यानी ई का 10 इंटू ई ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू cos 60, या cos 60 कितना होता है 1/2, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.1, यानी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 न्यूटन पर कूलम। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिए। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री ये 30 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा 120। देखो ना ये 30 डिग्री और इस पे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो क्या हो जाएगा मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है बात, लिखो इसको। चलो आज के लिए हम लोग रहने देते इतना ही, ये हमारा आखिरी टॉपिक था। हम लोगों का जो पहला चैप्टर है एससीबी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वो कंप्लीट होता है। इसका टोटल 75 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स है, वर्कआउट में टोटल 100 क्वेश्चन होता है। इसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। अगला जो 1 या 2 लेक्चर होगा, अगला जो 1 लेक्चर होगा उसमें सिर्फ हम मेंस और नीट का क्वेश्चन कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर मेंस और नीट में क्वेश्चन आया होगा या उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको करवाएंगे। और उसका जो अगला लेक्चर होगा उस पर हम लोग जो एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है या एडवांस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक में जितना हम लोग टॉपिक पढ़े हैं क्लास से लेकर के ये अप्रोक्स हम लोग 15 डे का क्लास था, 10 to 15 डे, और ये 9वां लेक्चर है। यानी कि जो भी हम लोग पढ़े हैं, यानी कि 24 लेक्चर या 25 लेक्चर में जो भी हम लोगों का सिलेबस हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले नीट और मेंस लेवल का अगले लेक्चर में, उसके अगले लेक्चर में एडवांस लेवल का करेंगे। उसके बाद आप लोग डाउट पूछो, एचसीबी और असाइनमेंट में जितना डाउट होता है डाउट पूछो। जो कॉमन डाउट होगा, छोटा छोटा डाउट होगा, वो हम व्हाट्सएप पे क्लियर कर देंगे। जो अच्छा क्वेश्चन लगेगा, जो उसका जैसे भी 10 15 20 क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको हम अलग से उसका वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए होमवर्क करो, अच्छे से रहो।